हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मंजरी देवी हॉल में चश्मा लगाए एक डायरी में महीने का हिसाब किताब करते हुए हैरान होकर कहती है, ये इस महीने के घर खर्च का हिसाब किताब है या पूरे मोहल्ले के खर्च का? 2 महीने से घर खर्च की जिम्मेदारी बहुओं को क्या दी? इन तीनों ने तो बेहिसाब खर्चे करने शुरू कर दिए। वैसे हैं कहाँ ये तीनों? बहू कहाँ हो तीनों? बाहर आओ। सास की आवाज सुनते ही तीनों हॉल में आती हैं। तभी उनमें से सबसे छोटी बहू सुमन कहती है, माँ जी मुझे पता है कि आप चाय के लिए आवाज लगा रही हैं। मैंने पहले ही चढ़ा दी। चाय को गोली मार। पहले तुम तीनों मुझे ये बताओ कि ये सब क्या है? ओहो माँ जी, ये सब नहीं, ये एक डायरी है और देखने में तो ये घर के हिसाब किताब की डायरी लगती है। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन इस महीने का खर्चा पूरा 50,000 बैठ रहा है। अरे इतना खर्चा तो अगर महीने में 2-3 बार मेहमान भी आ जाए तब भी नहीं होता। माँ जी महंगाई बढ़ गई है तो खर्चा भी बढ़ेगा ही ना, इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? सही तो कह रही हैं दीदी। अब देखिए ना, परसों मैं अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी के लिए निकली और नाना करते हुए 2 साड़ियाँ ली, वही 5,000 की पड़ गयी। 5,000 की 2 साड़ियाँ? साड़ी की क्या बात कर रही हो? मैं पार्लर में फेशियल और वैक्स करवाने गई थी, उसी में मेरे 7,000 लग गए। 7,000? हाँ, वो 3,000 की तो अपॉइंटमेंट थी ना, बड़ा पार्लर था। अरे आग लगे तेरे महंगे पार्लर को। इन फालतू के कामों में 5-7 हजार रूपए तो ऐसे बहाए जैसे घर में झाड़ लगा हो पैसे का। अब पता चल रहा है कि महीने का खर्चा इतना कैसे बढ़ गया। अरे इतनी खर्चीली क्यों होती जा रही हो तुम तीनों? माँ जी ये सब तो जरूरी है ना, हम कोई फालतू खर्चा करे तो बोलो। अभी जिस घर में 3-3 बहुएं होंगी वहाँ खर्चा नहीं होगा तो क्या होगा? 3 बहुएं नहीं, तुम 3 खर्चीली बहुएं होती जा रही हो। हाय मेरा तो बीपी बढ़ता जा रहा है। निकलो तीनों यहाँ से, मेरा दिमाग खराब हो रहा है तुम्हें देखकर। माँ जी चाय ला दूं मैं, अदरक इलायची वाली? नहीं, पहले तुम मुझे सिरदर्द की गोली ला दे। खड़ी क्या हो, निकलो यहाँ से। जा रहे हैं माँ जी। तभी तीनों वहाँ से चली जाती हैं। कहते हैं ना, घर परिवार में एक खर्चीला इंसान घर का पूरा बजट बिगाड़ कर रख देता है। और यहाँ तो मंजरी की एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 खर्चीली बहुएं थी। तो आइए जानते हैं मंजरी देवी किस हद तक अपनी खर्चीली बहुओं को बर्दाश्त करती है। एक सुबह नाश्ते के समय, माँ मैंने कारपेंटर को दोपहर में आने के लिए कह दिया है। आपका बेड रिपेयर करवाना है ना? वैसे माँ उस पुराने बेड में क्या पैसे लगाने, नया बेड ले लेते हैं आपके लिए। अरे बेटा क्यों नए पलंग में पैसा फूकना, थोड़े पैसे में इसे ठीक करा के काम चलाने में क्या दिक्कत है? सुनिए जी, अगर कारपेंटर आ ही रहा है तो लगे हाथ मेरे लिए लकड़ी का बैंगल बॉक्स बनवा दीजिए ना। वो क्या है ना, मेरी चूड़ियाँ इधर उधर फैली रहती हैं। हाँ मेरे लिए भी एक बनवा लेना सुमन, मैं अपनी माँ को भिजवा दूंगी। थोड़ा बड़ा वाला बनवाना। हाँ यहाँ मैं बचत करने के लिए पुराने पलंग को ही मजबूत करने के लिए कारपेंटर को बुला रही हूँ और तुम हो कि अपनी फरमाइशें बता रही हो खर्चा बढ़ाने के लिए। माँ जी आप भी क्या कितना खर्चा करती हो? अब भला 2 लकड़ी के डब्बे मंगाने में इतना खर्चा आ जाएगा? तू चुप कर जा। मैं अरे आप लोग बस करो माँ, इससे अच्छा तो आप नया पलंग ही ले लेना। बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं जमीन पर चटाई बिछाकर सो लूंगी और अब कारपेंटर को बुलाने नहीं दूंगी। जो थोड़ा खर्चा करना था अब वो भी इन खर्चीली बहुओं के चलते नहीं करना मुझे। इतना कहकर मंजरी पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके ऐसा करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी दोनों बहुएं बाहर से महंगा वाला बैंगल बॉक्स खरीद कर ले आती हैं, जिसे देखकर मंजरी अपना सर पकड़ लेती है और बैठ जाती है। संडे के दिन जब मंजरी टहलने के लिए घर से निकलती है तो सभी हॉल में चाय पीते हुए बातचीत करते हैं। तो आज संडे स्पेशल में क्या बनने वाला है भाभी? गुइया के कोफ्ते देवर जी। यार ये गुइया से मुझे बड़ी नफरत है और संडे को मुझे ये बिल्कुल नहीं खाना। लेकिन भाई साहब घर में तो कोई सब्जी ही नहीं है और अब तो मंडी भी दूर लगती है। अभी सब्जी लेने गए तो खाना बनाते बनाते 10-11 बज जाएंगे। हाँ तो आज बाहर से मंगवा लेते हैं भैया, एक दिन बाहर का खाने में कोई बुराई नहीं है। हाँ ये ठीक रहेगा। आरुषि आज बाहर से ऑर्डर कर दो खाना, मैं जरा एक कॉल कर लेता हूँ। ठीक है। तभी आरुषि कमरे में जाकर ऑनलाइन अपनी पसंद का खाना सबके लिए ऑर्डर करती है। कुछ देर में जब खाना आता है तो आरुषि टेबल पर खाना लगाती है तो माँ ही कहती है, ये क्या भाभी, आपने सबके लिए पिज्जा मंगवाया है? आपको पता है ना मैं पिज्जा खाना पसंद नहीं करती। हाँ भाभी, और फिर ये खाकर किसका पेट भरेगा? माँ जी भी नहीं खाएंगी ये। अब मुझे जो ठीक लगा मैंने तो ऑर्डर कर दिया,
तुम लोगों को जो ठीक लगे तुम वो ऑर्डर कर लो। हाँ, अब भूखे तो रहेंगे नहीं। तभी वो दोनों भी अपने अपने हिसाब से ढेर सारा खाना ऑर्डर करती हैं, जिस पर काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। तभी मंजरी अपने कमरे से आती है तो बाहर का खाना देखकर कहती है, ये सब किसने मंगवाया? माँ जी, वो आज सबका बाहर से कुछ खाने का मन था तो हम तीनों ने ये सब मंगवा लिया और आपके लिए मिक्स वेज पराठे और रायता मंगवाया है। और इन सब में कितने पैसे फूंक दिए? सब कुछ मिलाकर 5,500 का पड़ गया। माँ जी, वो होटल से मंगवाया है ना, इसलिए। हाय दैया, एक समय के खाने के लिए इतना खर्चा कर दिया। इससे अच्छा तो सामान लाकर घर में कुछ बढ़िया सा बना लेती तीनों। और मंगवाया तो मंगवाया, लेकिन किसी ने भी पूरा नहीं खाया। अब ये सारा खाना कहाँ जाएगा? माँ जी, अब जबरदस्ती तो खाएंगे नहीं, और फ्रिज में जाने के बाद इसमें स्वाद नहीं रहेगा तो ये डस्टबिन में ही जाएगा ना। नालायको, खाना नहीं, तुम लोगों के पतियों की कमाई जाएगी कचरे में। खर्चा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। अरे तीनों के दिमाग में कभी बचत करने का ख्याल आता भी है? तुम तीनों खर्चीली बहुओं के चलते मैं रोड पर आ जाऊंगी। माँ जी, ये सारा खर्चा हमने अपने ऊपर तो किया नहीं है, जो आप हमें इतना सुना रही हैं। हाँ, तो खर्चने से पहले दिमाग भी तो नहीं लगाया कि ऐसा क्या मंगवाए जो सस्ता भी हो और जिससे सबका पेट भी भर जाए। नहीं, अंट शंट वो भी बेहिसाब मंगवा लिया। और पैसों की कदर करो, खर्चीली बनने से तुम्हें ही दिक्कत होगी। तीनों बहुएं मंजरी की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है। समय बीतता है। एक दिन आरुषि फोन पर बात करने के बाद रो रही होती है। तभी सुमन वहाँ आकर उसे रोते देखकर कहती है, क्या हुआ दीदी, आप क्यों रो रही हैं? सुमन, तुम्हारे पास 20,000 रुपए होंगे क्या? मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके दोस्त का कॉल आया था। नहीं दीदी, मेरे पास तो गिन चुनकर 2,000 रुपए हैं। अब भाई साहब से बात कर लो ना। नहीं कर सकती, मैंने पिछले महीने उनसे 15,000 का नेकलेस मंगवाया था अपनी सहेली को गिफ्ट में देने के लिए। अभी मैं उनसे किस मुंह से पैसे मांगूंगी? तभी वो माही से भी पैसों के लिए कहती है, लेकिन उसके पास भी पैसे नहीं होते। आरुषि रोने लगती है और उसे रोता देखकर सुमन और माही अपनी सास को जाकर ये सब बताती हैं। तभी आरुषि भी वहाँ आकर रोते हुए कहती है, माँ जी, मेरी मदद कीजिए। मैंने फालतू में इतने खर्चे कर दिए कि अभी समय होने पर मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। हमने अपने खर्चीले मिजाज और फालतू शौक के चलते हमने बहुत खर्च कर लिया, आपके कहने पर भी नहीं माने। सही कहते हैं, ठोकर लगने पर ही अक्ल आती है। क्योंकि मेरी खरी खोटी तो तुम खर्चीलियों पर असर ही नहीं करती थी। चिंता मत कर बहू, तेरे भाई को कुछ नहीं होगा। और तुम दोनों बड़ी बहू के हालात से सबक लो। इस महंगाई में खर्चा कम और बचत ज्यादा करो, ताकि वो बचत ऐसे मुसीबत की घड़ी में काम आए। हाँ माँ जी, हम वादा करते हैं फालतू आज खर्चा के नहीं बाद करेंगे। खर्चा नहीं करेंगे। खर्ची नहीं करेंगे। इस तरह मंजरी की तीनों खर्चीली बहुएं समझ जाती हैं कि खर्चों को जरूरत के हिसाब से ही करना चाहिए। अगले दिन मन्नत गौतम के ऑफिस पहुंचती है, जहां निदा भी मौजूद होती है, लेकिन वो उसको नजरअंदाज करते हुए गौतम के कैबिन में जाकर उससे बोलती है, गौतम, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अगर तुम उस ऑडिशन के बारे में पूछना चाहती हो तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नहीं, मुझे कुछ और बात करनी है। रियान प्रोडक्शन के थिएटर प्ले के लिए तुम्हारे प्रोडक्शन हाउस से मैं जाऊंगी। नहीं, उसके लिए तो पहले ही निदा का नाम जा चुका है। वैसे भी उसको इतनी बड़ी मूवी मिली है, जिसके बाद हर प्रोडक्शन हाउस उसी को कास्ट करना चाहता है। पर गौतम, तुम जानते हो ना कि मैं निदा से बेस्ट हूँ। पर बेबी सुनो मेरी बात, वहाँ निदा को जाने दो। हम दोनों को शादी करनी है तो हम शादी की तैयारियां कर लेंगे, ओके? गौतम की बातों से मन्नत समझ जाती है कि वो उसको फालतू के कामों में बिजी रखकर निदा को आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन उसका सच जानने के बाद वो और भी ज्यादा समझदारी से अपना हर कदम बढ़ा रही थी, जिसके चलते वो गौतम को जवाब देते हुए कहती है, ठीक है गौतम, लेकिन हम कल के कल ही शादी की शॉपिंग के लिए जाएंगे। हाँ मेरी जान, कल चलेंगे। इतना कहकर मन्नत बाहर चली जाती है और बाहर आकर विनी को कॉल करके बोलती है, विनी, मैंने कहा था ना, गौतम मुझे इस प्ले के लिए नहीं जाने देगा। वो तो पता ही था, पर आगे क्या करने वाले हो तुम अब? तुम बस मुझे रियान का नंबर सेंड करो और साथ ही मुझे थिएटर प्ले के वेन्यू पे मिलो। ठीक है, तुम पहुँचो, मैं आती हूँ। विनी के नंबर सेंड करते ही
मन्नत रेयान प्रोडक्शंस हाउस में कॉल करती है और बात करती है। दूसरी तरफ निदा भी ऑडिशन के लिए उसी प्रोडक्शन हाउस जाती है, जहां उसके ऑडिशन के बाद वहां की मैनेजमेंट निदा को फाइनल करके नेक्स्ट डे प्ले की प्रैक्टिस करने के लिए बुला लेती है। निदा खुश होकर वहां से चली जाती है, जिसके कुछ ही देर बाद वहां मन्नत विनी के साथ पहुंचती है। वो सीधा रेयान प्रोडक्शंस के ऑनर मिस्टर रेयान खुराना से मिलती है। एक अच्छी सी मीटिंग के बाद वो वहां से निकल जाती है। अगले दिन निदा प्ले की प्रैक्टिस के लिए वापस वहां आती है, जहां स्पॉट बॉय उसे रोकते हुए बोलता है, रुकिए मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। व्हाट रबिश, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? यहाँ होने वाले थिएटर प्ले की लीड एक्ट्रेस हूँ मैं। अभी कंप्लेंट करूँगी ना तो प्रोडक्शन हाउस से बाहर फेंक दिए जाओगे। उसका चिल्लाना सुनकर रेयान खुराना बाहर आकर बोलते हैं, क्या बात है मैडम, इतना क्यों चिल्ला रही हो? देखिए, मैं इस थिएटर प्ले की लीड एक्ट्रेस हूँ और ये स्पॉट बॉय मुझे अंदर नहीं आने दे रहा। सॉरी मैडम, लेकिन इस थिएटर प्ले की लीड एक्ट्रेस चेंज हुई है। एक्चुअली आपको फाइनल करने के बाद एक बहुत बेहतर थिएटर आर्टिस्ट ऑडिशन के लिए आई, तो हमने आपको नहीं उनको फाइनल किया है। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? कौन थी वो? आप यकीन मानो मैं ही परफेक्ट हूँ इस प्ले के लिए। मैडम, जब हमारे पास बेस्ट एक्ट्रेस अवेलेबल है तो हम आपको क्यों लेंगे? अरे वाह, बेस्ट कहा और वो आ भी गई। मिलिए हमारी लीड एक्ट्रेस से। निदा पीछे मुड़कर देखती है तो उसको मन्नत नजर आती है, जिसको देखकर वो हैरान हो जाती है, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो बस मन्नत को देखती रह जाती है। रेयान अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहता है, मन्नत मान, यही है हमारे थिएटर प्ले की लीड एक्ट्रेस। मन्नत जी के साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं। इन्होंने एक छोटी सी थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर शुरुआत की थी। बहुत सारे थिएटर रोल कर कर इन्होंने अपनी पहचान बनाई। हमारे भी कई प्लेज में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई हुई है। एक उम्दा कलाकार की मिसाल है ये। इनको यहाँ देख हम इतना खुश हुए और बिना देर के इनको हमने अपने प्ले के लिए साइन कर लिया। निदा रेयान की बात सुनकर हैरानी से कहती है, मन्नत एक थिएटर आर्टिस्ट रह चुकी है। गौतम ने ये बात मुझे तो कभी नहीं बताई। तभी वहाँ मन्नत आ जाती है, जो निदा के सवालों का जवाब देते हुए बोलती है, क्योंकि गौतम भी इस बारे में नहीं जानता बेबी। मन्नत का स्वागत करते हुए रेयान कहता है, हेलो मिस मन्नत, कल तो छोटी सी मीटिंग हुई थी, पर अब तो साथ में काम करना है। चलिए अंदर चलते हैं, प्ले को लेकर बहुत सी चीजें डिस्कस करनी है। आप चलिए, मैं आती हूँ। रेयान खुराना के वहाँ से जाते ही निदा गुस्से से बोलती है, गौतम की मना करने के बाद भी कल तुम यहाँ आई थी। हाँ, तुम्हारे जाने के बाद मैंने डायरेक्टर रेयान से कांटेक्ट किया था। वो मुझे पहले से जानते थे और क्योंकि मैं पहले भी एक थिएटर आर्टिस्ट रह चुकी हूँ, इसलिए मुझे ये प्रोजेक्ट आसानी से मिल गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने की, ब्लडी सड़क छाप लड़की। नो 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 बेबी, गुस्सा नहीं करते। तुमने मेरी जगह ऑडिशन देकर मुझसे फिल्म छीन ली। मैंने तुमसे कुछ कहा तो तुम भी चुप रहो। इवन गौतम से भी कुछ मत कहना। ओह, जस्ट शट अप। भूल जाओ कि गौतम अब तुमसे शादी करेगा, समझी? क्योंकि वो मेरे से नहीं। निदा, इसको ये पता नहीं लगना चाहिए कि इन सब में गौतम भी शामिल है। क्या हुआ, रुक क्यों गई? गौतम को शिकायत करोगी? जाओ कर दो, उसको तो मैं चुटकियों में मना लूंगी। तुमको तो मैं देख लूंगी। निदा वहाँ से जाने लगती है और उसको जाता हुआ देखकर मन्नत बोलती है, अरे एक मिनट, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। वो क्या है ना कि तुम अब सपने देखना छोड़ दो कि तुम कोई फेमस एक्ट्रेस बन जाओगी, क्योंकि आज तो मैंने तुमसे सिर्फ एक प्ले छीना है। आगे मैं तुमसे तुम्हारा पूरा करियर छीन लूंगी। अंडरस्टैंड? एंड यू बेटर अंडरस्टैंड। इतना कहकर मन्नत अंदर चली जाती है। निदा गुस्से से भरी गौतम के पास जाकर उसको सारी बातें बता देती है। दूसरी तरफ थिएटर प्ले की सारी तैयारियां बहुत ही अच्छे से हो चुकी होती हैं। कुछ ही दिनों में प्ले करवाया जाता है, जो कि लोगों को बेहद पसंद आता है। चारों तरफ इस थिएटर प्ले की बातें हो रही होती हैं। सोशल मीडिया पर हर जगह मन्नत ही मन्नत छाई होती है। ये सब देखकर विनी बहुत खुश होती है, तो वो तुरंत मन्नत को कॉल लगाकर उससे कहती है, मन्नत मन्नत मन्नत, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। फाइनली तुमको वो फेम मिला जिसकी तुम हमेशा से हकदार थी। अगर तुम साथ नहीं होती तो मैं ये सब कुछ अकेले कभी नहीं कर पाती विनी। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार। थैंक यू सो मच। बस कर दिया ना पराया। अच्छा बाबा, सॉरी।
अब से नहीं बोलूंगी थैंक यू। लेकिन विनी, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। हमें वो सबूत भी ढूंढने हैं जो आगे जाकर बहुत बड़ा काम करेंगे इस बदले के खेल में। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं उसके लिए मेहनत कर रही हूँ और जल्दी ही हमें वो मिल जाएंगे। अच्छा, अब मैं रखती हूँ, प्रोडक्शन हाउस से कॉल आ रहा है। रेयान प्रोडक्शन हाउस से मन्नत को कॉल करके वहाँ बुलाया जाता है। उसके वहाँ पहुँचते ही सभी तालियों से उसका स्वागत करते हैं। प्ले में सबने अपनी अपनी भूमिका अच्छे से निभाई थी, लेकिन मन्नत की उम्दा एक्टिंग की वजह से प्ले इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था, जिसके कारण रेयान खुराना उससे कहता है, मैनी कांग्रेचुलेशंस मिस मन्नत। इस प्ले के सक्सेसफुल होने पर एक शानदार पार्टी रखी गई है। आपको तो आना ही है और वहाँ आप एक खास इंसान से भी मिलेंगी। अच्छा जी, फिर मैं जरूर आऊंगी। रेयान प्रोडक्शन हाउस इंडस्ट्री के गॉड कहे जाने वाले राजवीर शेखावत के अंडर आने वाली कंपनी थी, इसीलिए उसकी सक्सेस की खबर राजवीर को देने के लिए रेयान खुराना उसको कॉल करके कहता है, हेलो सर, जैसा कि आपको पता है प्ले की सफलता के लिए पार्टी रख ली गई है, तो क्या इस पार्टी में हम मन्नत को अपनी फिल्म के सारे कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं? नहीं, पहले मुझे इस मन्नत की पूरी जन्म कुंडली चाहिए। कहाँ से आई है, पहले क्या करती थी, एवरीथिंग। ओके सर, मिल जाएगी। क्या यही वो मौका है जब मन्नत इंडस्ट्री की नई हीरोइन बनकर वहाँ पर राज करेगी, या फिर आने वाले नए एपिसोड में कुछ और चीजें भी सामने आने वाली हैं? माँ, चाय दे दो, लेट हो रहा हूँ। अरे चाय तो कब की रख दी मैंने टेबल पर, जल्दी पी ले, दुकान भी खोलनी है। हाँ माँ, बस पी रहा हूँ। चाय नाश्ता करके सोनू दुकान पे जाता है और अपनी सोनू मेकअप गैलरी को ओपन करता है, जिसके बाद वो अपने शॉप में रखे हुए प्रोडक्ट्स की साफ सफाई करता है और बाहर एवरी मेकअप प्रोडक्ट्स सेल 75% का बोर्ड लगाकर पूजा करने लगता है। तभी छवि नाम की एक लड़की उसकी दुकान पर आती है और बोलती है, एक्सक्यूज मी, कोई है? पहली बार में ही सोनू छवि को देखकर फिसल जाता है और एक टक देखता रहता है। तभी चुटकी बजाती हुई छवि उसे फिर से पूछती है और बोलती है, जी आप सुन रहे हैं? जी, क्या चाहिए आपको? जी मुझे फाउंडेशन, लाइनर और बीबी क्रीम चाहिए। ओके मैम, ये लीजिए, आपको ये वाला फाउंडेशन चलेगा, ये हुडा का है और ये लैक्मे का, और भी ब्रांड्स हैं मेरे पास, और आपका ये लाइनर, काजल और ये आई शेडोज। ठीक है, एक काम कीजिए, आप वो क्लिप्स भी दे दीजिए, और हाँ, ये वाला जो सामान है ना, ये भी डाल दीजिए, और इन सबको एक बॉक्स में डालकर गिफ्ट पैक कर दो। ठीक है मैम, मैं अभी कर देता हूँ। छवि की बात सुनकर सोनू उसका सारा सामान पैक कर देता है और उसे बिल देता है, जिसे देखकर छवि बोलती है, अरे आपने बाकी के पैसे तो लिए ही नहीं। आपको लेस करके ही दे रहा हूँ। इसका मतलब मैंने जो भी लिया वो बात 200 रुपए में आ गया, इतने कम पैसे में कैसे? अरे बाहर आपने बोर्ड नहीं देखा क्या? आपको 75% सेल में से सामान दिया है, इसीलिए इतने कम पैसे चार्ज किए हैं, और कुछ दिन तक यही ऑफर चलेगा। सच्ची क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सेल कब तक रहेगी? मैं अपने दोस्त को भी लेकर आऊंगी। जी, ये सेल पूरे हफ्ते चलने वाली है। वाओ, इस दुकान पर सब कुछ कितना सस्ता मिल रहा है और कितना अच्छा है। थैंक यू, मैं कल दोबारा से आऊंगी। जी वेलकम। छवि सामान लेकर अपने घर चली जाती है। फ्रेश होकर वो अपने रूम में बैठती है और नेल पेंट लगाते हुए खुद से बोलती है, आज तो मजा ही आ गया, कम पैसों में इतना बढ़िया तोहफा खरीदा मैंने। शाम को शादी से आने के बाद स्नेहा को भी उस शॉप पर लेकर जाऊंगी। शाम की 4 बज जाते हैं और छवि लहंगा पहनकर और मेकअप करके रेडी हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड की शादी में पहुंचती है। वहां जाकर वो वही मेकअप बॉक्स गिफ्ट करती है और कहती है, यार अच्छे से अपने मैरिज लाइफ एंजॉय करना, और ये ले गिफ्ट, खोल कर देख, तुझे बड़ा पसंद आएगा। सच में मेरे लिए लाई है तू? वाओ, इतने सारे अच्छे अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स, थैंक यू यार। अरे थैंक यू की क्या बात है, मुझे पता है कि तुम मेकअप की कितनी दीवानी है, इसीलिए तो लाई हूँ ये सब। आई नो, चल अब खाना खा ले, वरना पता चले मेरी शादी में तू भूखी ही रह गई। ठीक है, तू मजे कर। रुक एक फोटो तो ले ले। अरे कैमरे वाले भैया, जरा एक फोटो तो खींचना। छवि के इतना कहते ही कैमरे वाला दोनों की फोटो क्लिक करता है। कुछ देर शादी एंजॉय करने के बाद वो घर वापस आ जाती है। अगले दिन छवि अपनी फ्रेंड स्नेहा को बुलाती है
और उसके साथ ही सोनू मेकअप गैलरी की शॉप पर पहुंचती है, जिसके बाद वहां जाकर वो बोलती है। जी सुनिए, मेकअप की सेल अभी भी चल रही है? जी हाँ जी। जी वो क्या है ना कि आपकी दुकान के प्रोडक्ट्स हमें बहुत पसंद है, इसीलिए मैं दोबारा लेने आई हूँ, वो भी अपनी दोस्त के साथ। जी जरूर, देख लीजिए आपको जो चाहिए। छवि मेकअप चूज कर ही रही होती है कि अचानक से सोनू की शॉप पर 3-4 लड़कियां एक साथ आ जाती है और वो सेल देखकर उसकी शॉप से प्रोडक्ट खरीदने लगती है, जिसके बाद धक्का मुक्की में लड़कियां छवि को शॉप से बाहर कर देती है। ये देखकर छवि बोलती है, अरे क्या बदतमीजी है ये, पहले मैं आई थी, मुझे ही सामान नहीं लेने दे रहे, क्या भीड़ मचा रखी है ये। अरे स्नेहा का चली गई, इस भीड़ में वो भी खो गई। आधे घंटे बाद जब एक एक करके सारी लड़कियां सामान लेकर निकल जाती है, तभी स्नेहा वहां आती है और बोलती है, अरे तू कहाँ रह गई थी? मैंने बहुत मुश्किल से सामान लिया है। सारी की सारी लड़कियां झपट्टा मार रही थी वहाँ पर। फिर क्या हुआ? फिर क्या होगा, मैंने भी झपट्टा मारा और वो सब ले लिया जो मुझे चाहिए था। यार हद है, मैं ही तुझे यहाँ लेकर आई और अपने लिए ही कुछ ले नहीं पाई। कोई बात नहीं, मुझसे ले लियो। अरे यार तुझसे लेके कब तक यूज करूंगी, अपने पास भी तो होना चाहिए ना। चल अब अंदर चलते हैं। दोनों अंदर आती है और सोनू के पास आकर बोलती है, जी सुनिए, वो सेल वाले मेकअप प्रोडक्ट खत्म हो गए क्या सारे? जी आज पता नहीं इतनी भीड़ कैसे लग गई, बट डोंट वरी, आपके लिए स्पेशल सेल डिस्काउंट है, क्योंकि आप मेरी स्पेशल कस्टमर हैं। आपके पैर रखते ही मेरी शॉप काफी डिमांड में आ गई है, इसीलिए आप बेफिक्र होकर कल शॉपिंग करना। आपको मैं 90% पर सारा सामान दूंगा। थैंक यू मुझे स्पेशल समझने के लिए। अच्छा सुनिए, वो वैक्स का डब्बा दे दीजिए। ऊपर रखा है ये तो, मैं चढ़ूंगा तो आप संभाल नहीं पाएंगी। ऐसा करिए, आप चढ़ जाइए, मैं सीढ़ी पकड़ लेता हूँ। छवि उसकी बात मानकर चढ़ने लगती है और सामान उतारती ही है कि उसका पैर फिसल जाता है। तभी सोनू उसे संभाल लेता है। दोनों की आंखों की नजदीकियां बढ़ती है। तभी स्नेहा खांसते हुए बोलती है, सपने से बाहर आ जाइए दोनों। स्नेहा की इस बात से दोनों शर्मा जाते हैं और सोनू उसे सारा सामान पैक करके दे देता है, जिसमें वो एक स्लिप पर अपना नंबर लिख के डाल देता है। घर आकर छवि सारा सामान कबर्ड में रखती है कि तभी एक स्लिप अचानक से गिरती है, जिसमें सोनू का नंबर होता है। छवि उस नंबर पर कॉल करती है। हेलो हेलो, अरे आप वही है ना शॉप वाले? जी मैं वही हूँ, मुझे पता था आप जरूर कॉल करोगी। वैसे मेरा नाम सोनू है, और आपका? जी मेरा नाम छवि है। और बताइए क्या कर रहे हैं आप? जी आपको याद, मेरा मतलब ऐसे ही बैठा हूँ। इस तरह दोनों खूब बातें करते हैं। अगले दिन छवि उसकी शॉप पर जाती है और सोनू उसे 90% सेल में मेकअप देता है, जिसके बाद छवि पैसे दे रही होती है तो सोनू बोलता है, ये आप क्या कर रही हैं? कोई बात नहीं, पैसे रहने दीजिए। अरे नहीं सोनू, कैसी बातें कर रहे हैं आप भी तो पैसों में ही खरीद के लाते हैं ना, फ्री में तो नहीं आता। और वैसे भी आपका सामान बहुत अच्छा है, तभी तो मैं बार बार आती हूँ लेने के लिए। अच्छा ठीक है, लेकिन अगली बार आपसे पैसे नहीं लूंगा। अच्छा जी, क्यों? वाइफ बनाने वाले हो? नहीं, हाँ नहीं, हाँ, अरे मेरा मतलब बनाने का तो इरादा है। चलिए अब मैं चलती हूँ। वक्त बीतता है, दोनों रात भर बातें करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, घूमने जाते हैं। दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। थोड़े समय बाद वो अपने रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को बता देते हैं, जिसके बाद दोनों शादी तक कर लेते हैं। धीरे धीरे छवि अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को संभाल लेती है और साथ ही साथ सोनू की शॉप में मदद भी करती है। ऐसे ही एक दिन छवि को बैठे बैठे एक आइडिया आता है और वो सोनू से बोलती है, सुनिए जी, हमारी मेकअप की शॉप को ना हम ऑनलाइन शॉप में बदल देंगे। उससे होगा ये कि सब लोगों को हमारी शॉप के बारे में ज्यादा पता चलेगा और हमारी सेल और ज्यादा होने लगेगी। कैसा लगा मेरा आइडिया? ओके, गुड आइडिया। देर किस बात की, शुरू हो जाओ। छवि एक वीडियो शूट करती है, जिसमें उसके शॉप का एड्रेस और प्रोडक्ट्स के प्राइस बताती है। साथ ही साथ ये भी बताती है कि उसने खुद भी इन सब को यूज किया है और शॉप की फोटो डालकर FB पर अपलोड कर देती है।
जिसके अगले दिन ही छवि की बनाई हुई वीडियो वायरल हो जाती है और उसके बाद काफी लोग उनकी दुकान पर आकर सामान लेने लगते हैं। धीरे धीरे सोनू की शॉप एक बहुत बड़ी मेकअप शॉप के रूप में बदल जाती है और उसके बाद उनकी आमदनी भी दुगनी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।